हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी पॉलिटिकल थ्योरी वाले चैप्टर को। और हम इस लेक्चर में जानेंगे वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों स्टडी करनी चाहिए। अब हमने इस चैप्टर में ये वाली लाइन तो देख ली है, ठीक है, कि हमारे हो सकता है कि पॉलिटिकल आइडियाज़ हों बड़े सारे, भले ही हम एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो। जैसे आपको एक एग्जांपल याद होगा कि किसी भी जगह पर कोई लाइन लगी हुई है ना, और बीच में से कोई आदमी उसको ब्रीच कर कर आगे आ गया। ठीक है, आप यहाँ पर हो और आपके आगे दो पर्सन और खड़े हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है बीच में तो घुसने की कोशिश कर रहा है। भले ही आप इनको जानते नहीं हो, भले ही आप इन दोनों को जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इनके अधिकारों के लिए जो है वो लड़ोगे। ठीक है, तो यानी कि आप एक पॉलिटिकल आइडिया यहाँ पर प्रीच कर रहे हो, डैट इज इक्वालिटी। मान लो कोई एक रिलीजियस फेस्टिवल है, लाइक क्रिसमस। तो जब आप ये देखते हो, जब बीइंग अ हिंदू या मुस्लिम, आप क्या, जब रमज़ान चलते हैं, नवरात्रि चलते हैं, ईद होती है, हनुमान जयंती होती है, इन सभी रिलीजियस फेस्टिवल पर जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पीसफुली आपको इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने देते हैं, तो जो कि उनका सिर्फ एक त्यौहार होता है, क्रिसमस, ये इस टाइम पर आपको भी उनको पीसफुली जो है वो सेलिब्रेट करने देना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर आप बात कर रहे हो इक्वालिटी की, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर एंगल आ गया रिलीजियस इक्वालिटी का। अब राइटर यहाँ पर ये कहना चाहता है आपको, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन करी थी, कि इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप राजनेता हो या फिर राजनीति से आपका डायरेक्ट ताल्लुकात हो या संबंध हो, उसके बाद ही आपके दिमाग में ऐसे विचार जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ की फॉर्म में आएंगे। पॉलिटिकल आइडियाज़ कुछ नहीं होता। मैं इस चैप्टर में पहले लेक्चर से एम्फोसाइज कर रहा हूँ बार बार, पॉलिटिकल आइडियाज़ एक्चुअली एंशियंट टाइम से आए हुए कुछ फिलोसफर्स के विचारों का आदान प्रदान होता है, जो कि अलग अलग ज़माने में एरा में एक्सचेंज होते हुए आए हैं। जैसे प्लेटो के टाइम से दिया गया डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, आज अगर हम लोग देखें, डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर गवर्नमेंट है, लेकिन प्लेटो उस डेमोक्रेसी को अच्छी नहीं मानता था। लेकिन वही डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो कि एंशियंट ग्रीस में एथेंस सिटी स्टेट में प्रैक्टिस करा जाता था, वो आज के ज़माने के हिसाब से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे काफ़ी अलग था। तो ये फिलोसफर्स के विचार होते हैं, बेसिकली पॉलिटिकल आइडियाज। तो राइटर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट कर रहा है, वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज, बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? इज इट नॉट मोर सूटेड फॉर पॉलिटिशियंस हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स? क्या पॉलिटिकल आइडियाज सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं होने चाहिए क्या, या फिर उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो कि पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, या फिर उन टीचर्स के लिए जो कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रहे हैं, या फिर लॉयर्स और जजेस के लिए जिनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को इंटरप्रेट करना, या फिर एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट के लिए जो कि एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करते हैं, ठीक है, और लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वॉट डू वी वॉट डू वी हाई स्कूल स्टूडेंट्स गेन बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी? हमें इससे क्या मिलता है? मतलब एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है, एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसका कोई ताल्लुकात राजनीति से नहीं है, वो एक्टिविस्ट नहीं है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो किसी स्कूल में कोई स्टूडेंट, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में ना ही प्रोफेसर है, ठीक है, ना ही स्टूडेंट है, तो उसको फिर भी पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पता होनी चाहिए? एक तो देखो, एनेक्डोट से ही हमारी ये वाली चीज़ क्लियर है, एक एग्जाम्पल से, कि हम भले ही पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में कुछ थ्योरेटिकल एंगल ना जानते हो, लेकिन रियल लाइफ में जाने अनजाने में हम इसे प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एग्जाम्पल जब हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेट्रो का फर्स्ट को जो है वो वेमेन के लिए आरक्षित करना, ठीक है। अब उसमें किसी को आपत्ति नहीं होने वाली, अगर हो भी तो फिर भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है सोसाइटी, मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं इस बात को कि यस, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, या फिर महिलाओं के लिए मेट्रो ट्रेन में
पहला जो डब्बा है वो आरक्षित करना, ये इसलिए क्योंकि पास्ट में ये अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं और यहाँ पर इक्वालिटी से ज़्यादा इक्विटी का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको 2 टर्म दी थी जिसके लिए एक एफर्मेटिव एक्शन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो खैर बात करते हैं कि ऑर्डिनरी पर्सन्स के लिए पॉलिटिकल थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पॉलिटिकल थ्योरी है इट इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स, जो कि ऊपर हमें बताए गए कि प्रोफेसर्स हो, वो लेक्चरर्स हो, वो एक्टिविस्ट हो, वो पॉलिटिशियंस हो, हर किसी के लिए। लेकिन अगर ऑर्डिनरी पर्सन्स की बात करें, अब ये जो किताब है वो बच्चों के लिए, तो इसलिए वो कह रहा है हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, तो वी में चूज एनी वन ऑफ द अबव प्रोफेशंस इन फ्यूचर। तो राइटर सबसे पहले आपको ये कह रहा है कि रेलेवेंस बता रहा है पॉलिटिकल थ्योरी की कि आगे चलकर हो सकता है कि इनमें से हम कुछ ऐसा कोई करियर जो है वो परस्यू करें। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इट इज़ रेलिवेंट फॉर अस इवन नाउ। हमारी अगर हम इन सब चीज़ों को आज सीख लें तो कल को जाके अगर हमारा कोई ऐसा प्रोफेशन बनता है, ऊपर जो भी हम बात कर रहे थे एक्टिविस्ट की, लेक्चरर्स की, पॉलिटिशियंस की, लॉयर्स की, जजेस की, ठीक है, तो हो सकता है कि उस फील्ड में हमारा जो हाथ है वो पहले से ही साफ हो इस पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी में। तो डू वी नॉट लर्न मैथमेटिक्स ऑल्दो नॉट ऑल ऑफ अस विल बिकम मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स। वो कह रहे हैं कि हमें स्कूल में 10वीं क्लास तक मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती क्या, भले ही आगे चलकर सबको इंजीनियर या फिर मैथमेटिशियन ना बनना हो। तो इट इज़ नॉट बिकॉज बेसिक अरिथमेटिक इज यूजफुल टू लाइफ इन जनरल। ठीक है, सेकेंडली, ये तो जनरल एक व्यू पॉइंट दे रहा अपना, और क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करना। देखो, आगे चलकर हर किसी एक नागरिक ने, देश का जो नागरिक हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, उस पर्सन ने 18 साल का होना है। 18 साल की उम्र उसने प्राप्त करनी है, और एक ना एक टाइम पर वो जो पर्सन है ही और शी विल बी एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, और वो दूसरे इशूज़ को डिसाइड करेगा या करेगी। रिस्पॉन्सिबल तरीके से ऐड करने के लिए उसको बेसिक पॉलिटिकल आइडियाज़ की और इंस्टीट्यूशंस की, जो कि उसकी दुनिया, एक तो हो गया पर्सन के आसपास का एनवायरनमेंट। ठीक है, एक पर्सन के आसपास के एनवायरनमेंट को, और ओवरऑल जिस भी वो स्टेट का पार्ट है और जिस भी वो कंट्री का पार्ट है, इसको शेप करते हैं, क्योंकि पर्सन इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है। मेजर तरीके से बात करें तो बड़े सारे इसके अंदर लॉज आते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज आती हैं। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज आती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती हैं। 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन सारी चीज़ों की हरकतें, मतलब चीज़ नहीं, मतलब इन सारी इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज़ की जो हरकतें, इनका एक्शंस एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, भले ही वो किसी राज्य के अंदर रह रहा हो, या फिर अगर राज्य के अंदर रह रहा हो तो ऑब्वियसली बात है कि नेशन स्टेट का फिर तो वो पार्ट है ही। तो उस पर्सन को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी का कि मेरे आसपास ये जो रेगुलेटरी, कॉसी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है, लॉ मेकिंग जो बॉडीज़ हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ऑर्गन्स जो है, मशीनरी है पूरी की पूरी, इनके द्वारा कोई भी लिया गया एक्शन मुझे या मेरे परिवार को या मेरे समाज को या मेरी कम्युनिटी को या मेरे धर्म को कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा, इसके बारे में पर्सन को अवेयर होना चाहिए। अगर वो अवेयर होगा तभी तो वो ये चीज़ कर सकेगा, या तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, या फिर उसके लिए अपनी वॉइस रेस करना। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज एक पर्सन को एक मेंबर बनाएगी सिविल सोसाइटी का। वो सोसाइटी का तो पार्ट है, लेकिन हर एक पर्सन, पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है, पॉलिटिकल साइंस ये कहती है कि हर एक पर्सन समाज में तो रह ही रहा है, किसी न किसी समाज में तो रह ही रहा है पर्सन। हमारे देश में जितने भी लोग हैं, 200 करोड़ की आबादी, वो किसी ना किसी समाज का पार्ट है, लेकिन सारे लोग सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं है। और सिविल सोसाइटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ लक्ष्मीकांत के अलग अलग चैप्टर्स में। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स। ठीक है, जो कि हर एक चीज के बारे में अवेयरनेस होल्ड करते हो। ठीक है, अवेयरनेस अपने राइट्स के बारे में, अवेयरनेस के जो भी लॉज बन रहे हैं जिससे उनके राइट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित होंगे उसके बारे में, ताकि वही सेम चीज़ या तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकें या फिर अपनी वॉइस वो उसके अगेंस्ट रेज कर सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट को रोक सकें कि वो अपने हाथ में किसी भी प्रकार की जो
डिक्टेटोरियल पावर है वो होल्ड ना करे, ठीक है। जो गवर्नमेंट है इट शुड बी ऑफ द नेचर ऑफ बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। वो सारी पावर अपने पास होल्ड करके ना रखे, ठीक है। एक पर्सन के पास ज्यादा पावर ना चली जाए, तो लोग जो है वो इसके लिए वॉइस रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अब ये जो एक वर्ड दे रहा है ना आपको, एक ग्रीन कलर से मैं मार्क करता हूं, देखो उसको, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब यही है कि अवेयरनेस होना, अल्टीमेटली ये है आपकी सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, उस सिविल सोसाइटी में इट इज क्रूशियल कि हम जो है वी लर्न टू बी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड इफ वी आर टू पार्टिसिपेट इन ग्राम सभास, या फिर अगर हमें अपने विचार जो रखने हैं वेबसाइट्स पर या पोल्स पर। जैसे आप ऑटो वाले से लेकर चाय की टफरी देख लो, हमारे देश में राजनीतिक माहौल को लेकर सबसे ज्यादा जो डिबेट होती है वो ऐसी जगहों पर होती है। ऑटो वाले अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो भली भांति अवेयर होते हैं कि जो लेबर कोड्स हैं या लेबर ब्यूरो जो है वो किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए बना रही है, उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। और नॉर्मली भी अगर आप फेसबुक पर कुछ ओपिनियन अपना दे रहे हो, इंस्टाग्राम पर किसी पेज पर एक कमेंट कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में अपने विचार रख रहे हो, या आमतौर पर सड़क पर चलते हो किसी से बात कर रहे हो, तो पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है कि इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप एक इन्फॉर्म्ड के साथ साथ जब आप इन्फॉर्म्ड होते हो किसी चीज के बारे में, तो देखो ज्यादातर चांसेस है कि पर्सन जो है वो रीजनेबल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है सामने पेश करता है। तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आप क्या बोल रहे हो, फिर मुद्दा क्या चल रहा है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको प्रभावित करता है। जैसे एक छोटी सी बात करते हैं, कोविड के टाइम पर जैसे कुछ लोग जो हैं उनको बोला गया आप घर में रहो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और ये बहुत सारी जगह पर हुआ भी होगा, आपने खुद भी देखा होगा। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो घर के नीचे मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको कोई एक वेल इन्फॉर्म्ड नागरिक उसी सोसाइटी में, उसी कॉलोनी में रहने वाला बताने आया नीचे कि देखो हमें ना बेसिकली जो है टच अवॉइड करना है चीज़ों का, या फिर एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूं आप मुझे दे रहे हो, ये जो कम्युनिकेशन है ना, हम टच करके किसी भी चीज़ को किसी और पर्सन के पास रोटेट कर रहे हैं, हमें इस घड़ी में कोविड के टाइम पर इसी चीज़ को रोकना है, ठीक है। तो यहां पर आप बोर हो रहे हो तो आप अपनी बोरियत अपने घर पर अपनी छत पर मिटाओ, नीचे आके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, भली मास्क लगाकर, लेकिन इफ यू आर टचिंग समथिंग एंड पासिंग दैट थिंग टू अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उससे भी कंटेमिनेशन का खतरा है, ठीक है, कोविड फैलेगा उससे। अब यहां पर क्या है, सारे लोग उस सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी एक टाइम पर, उस टाइम पर एक चुल थी कि घर से बाहर निकलना है, हम बोर हो रहे हैं, तो वो समझ नहीं रहे हैं कि उनकी बोरियत की वजह से उनका ही नहीं, उनके परिवार का नहीं, पूरी की पूरी कॉलोनी का, पूरे के पूरे अपार्टमेंट का निपटारा हो सकता है, ठीक है। अंबार लग सकते हैं डेड बॉडीज के, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी कि किसी को कुछ भी नहीं पता था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या फिर वैक्सीन कभी बनेगी भी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो कितने सालों में बनेगी, ठीक है। तो ये एक रीजनेबल इन्फॉर्म्ड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देने वाला एक पर्सन ही कर सकता है। इसलिए देखो अब सोसाइटी में तो सब लोग रह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का नीचे आकर क्रिकेट खेलना वो तो हो गया सोसाइटी के पार्ट, वो भी मेंबर जो उनको समझाने आया वो भी उसी सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन वो इन्फॉर्म्ड नागरिक है, उसको पता है। इन्फॉर्म नागरिक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप पीएचडी, आपने एमएससी कर रखा है, आपने पीएचडी कर रखा है, आपने एमफिल कर रखा है, आप ब्यूरोक्रेट हो, आप गवर्नमेंट की कोई क्या कहते हैं काम करने वाले अधिकारी हो, आपको चीज़ों के बारे में पता हो कि चल क्या रहा है और सरकार ने क्या क्या गाइडलाइन जारी कर रखी है, इसको हमें अच्छे से निभाना है। बिकॉज अगर आपको अच्छे से किसी भी सोसाइटी में ये चाह रहे हो, आप ये चाहते हो कि पीसफुल तरीके से रहो, तो सरकार की बातों का आपको पालन करना चाहिए। अब जैसे एक रेड लाइट है, ठीक है, अब रोड खाली है, रोड इतनी खाली है कि आपके लिए जो लाइट है वो रेड है, अभी आपको निकलना नहीं है, लेकिन जिसके लिए वो ग्रीन है वो दूर है, अभी गाड़ी वो अभी निकलने लगी है वहां से, ठीक है, और आपको लगता है कि आप बाइक लेकर आराम से निकल जाओगे,
लेकिन फिर भी अगर आप उस लाइट को क्रॉस कर जाओ और आगे अगर वाइट यूनिफॉर्म में पुलिस वाले खड़े तो आपको पकड़ के आपका चालान काट देंगे। और आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि रोड खाली थी, अभी उनको आने में टाइम था, क्योंकि आपके लिए वो रेड लाइट थी, आपने सिग्नल तोड़ा है तो आपको चालान का भुगतान करना पड़ेगा। अब कुछ लोग जो हैं, मान लो कि रात का समय 1:30-2 बजे अपन किसी पार्टी से आ रहे हैं, किसी से मिलकर आ रहे हैं, अब रेड लाइट है, दूर इलाके तक कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऊपर कैमरा लग रखा है, जो कि ऑटोमेटिकली आजकल दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी जगह पर कैमरा है कि ऑटोमेटिकली आपका चालान कट जाता है, आपके घर पे वो आ जाता है। अब मतलब देर सवेर इतनी ज़्यादा तो पुलिस वाले नहीं खड़े हो सकते हर एक जगह पर आपको चेक करने के लिए, लेकिन आपके लिए अगर वो रेड लाइट थी, चौराहा कुछ ऐसा होता है जो चौक होता है चारों जगह पर, आपकी गाड़ी यहाँ पर थी, ठीक है, अब आपको यहाँ से टर्न लेना था, लेकिन आपके लिए अगर ये रेड लाइट है तो आपको इसको क्रॉस नहीं करना था, ठीक है। तो वो कैमरे ने देखा और आपका जो है वो चालान कटकर आपके घर पर आ गया। अब कुछ लोग जो हैं वो रेड लाइट पर फिर भी खड़े हुए हैं, वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर, तो वो जो है वो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन का पार्ट है। इन्फॉर्म्ड सिटीजन है, वो एक सिविल सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। और ये एग्जांपल जो है ना एथिक्स में बड़ा काम आता है कि जैसे ना यूपीएससी की, मतलब देखो पूरे 10 साल हो गए एथिक्स के पेपर को लॉन्च करे हुए, 10 बार एथिक्स का पेपर आ चुका है, 2013 से लेकर 2023 तक पूरे 10 बार एथिक्स का पेपर आ चुका है। उसमें से यूपीएससी ने 7 बार ऐसा क्वेश्चन पुट कर रखा है जहां पर आपको अपने पर्सनल एथिकल क्वालिटी बतानी होती है। तो पर्सनल एथिकल क्वालिटी यानी कि आपको वहां पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेकर आने होते हैं। तो आप ही एक काम लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इस एग्जांपल को नोट कर सकते हो। ये एग्जांपल रियलिस्टिक है, यूपीएससी कभी आपके इसके नंबर काटने नहीं वाला, और ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप में थोड़ी बहुत एथिकल क्वालिटी है तो इतना तो पद्दा प्रैक्टिस करेगी, और नहीं भी कर रखा आपने तो झूठ बोलने के लिए लिख कर आ सकते हो कि मिडनाइट का टाइम था, चौराहा पूरा खाली था, वहां पर जो रेड लाइट थी उसके पास कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं अपने बाइक स्कूटी या गाड़ी को लेकर वहां पर रुका या रुकी जब तक वो ग्रीन लाइट नहीं हो गई। अब ये चीज आप दो चीज में यूज कर सकते हो, एक तो आपके अंदर एथिकल क्वालिटी, या फिर कभी कभार क्वेश्चन आता है जैसे 10 साल में से 7 बार आया एथिकल क्वालिटी के ऊपर, लेकिन 3 बार आया रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के ऊपर भी। तो सेम एग्जांपल आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में भी यूज कर सकते हो कि कैसे आप मानते हो अपने आप को डेट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। उसमें भी आप ऐसे एग्जांपल को यूज कर सकते हो। ओके, एक छोटी सी क्वालिटी, जैसे मतलब मान लो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में ये भी एग्जांपल यूज कर सकते हो कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ या ट्रैवल करती हूँ और मेरे पास कोई ईटेबल्स हैं, लाइक चॉकलेट्स हैं, मेरे पास चिप्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो अगर वो मेरा फिनिश हो जाए तो मैंने अपने बैग में एक पॉलीथीन रख रखी होती है या फिर एक कोई पेपर बैग होता है मेरे पास, मैं उसमें ये सब चीज़ें इकट्ठा करता चलता हूँ या करते चलती हूँ। जैसे ही मेरे को कोई रेलिवेंट जगह पर डस्टबिन दिखती है उसके बाद में उसको फेंक देता हूँ, रैंडमली मैं गाड़ी उसमें उड़ाता हूँ। और आप उसके अंदर फिर ना थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए ये भी चीज़ें लिखा करो, मैं पहले ऐसा करता था या पहले ऐसा करती थी। फिर ये चीज़ मैंने अपने अंदर भी चेंज लाई, ठीक है, और मैंने फिर अपने घर वालों की भी हैबिट धीरे धीरे चेंज करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। सबकी तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके बार बार मेरे टोकने से सारे लोग ये हैबिट चेंज करने लगेंगे। ये एग्जाम्पल ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा आपका कि पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है कि पहले वो गलतियां करता था, अब वो सुधर गया, अब अपने घर वालों को भी सुधरवा रहा है। लेकिन उसने अपने आंसर में ये भी लिख रखा है कि हम जानते हैं कि भाई मम्मी पापा दादा दादी ताऊजी चाचा चाची इतनी आसानी से बात नहीं समझते हैं, वो बल्कि हमें उल्टे ही डांट देंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके बार बार टोका टाकी करने से मैं उनके अंदर भी एक अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये एग्जाम्पल ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। एथिक्स को भी लिखने का ना एक फ्लेवर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एथिक्स का बहुत बड़ा मेजर पार्ट ना आपकी पॉलिटिकल साइंस से डिराइव होता है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जिसका ऑप्शन डिसाइड नहीं है ना, गो फॉर पीएसआई और आंखें बंद करके पूरा जीएस पेपर 2 कवर हो जाता है। एथिक्स के अंदर पॉलिटिकल थिंकर को कभी कोई आंसर कर ही नहीं सकता जिसका पीएसआई और ऑप्शन लाओ। तुम ले लो जितना मर्जी, सोशियोलॉजी ले लो, कोई सा भी ऑप्शन उठा लो, तुम कहां तक पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करते रहोगे? तुम्हें उसके लिए पीएसआईआर के पॉलिटिकल थिंकर्स को तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला एथिक्स के अंदर फिलोसफी है और पॉलिटिकल थिंकर्स फिलोसफर्स थे अपने टाइम के, और वही सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स को यूपीएससी एथिक्स की कोटेशंस में यूज करता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और वो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कैसे हम अपने उसको जाने दें। तो पीएसआईआर लेने का फायदा तो होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट
वी लर्न टू बी रीजनेबल इन्फॉर्म्ड इफ वी आर टू पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा, या फिर हमें अगर अपनी व्यूज इंस्टाग्राम पे वेबसाइट पर पोलिंग करनी है। पोलिंग क्या करनी है, अगर आप इसको मान लो अपने व्यूज अगर आपको रखने हैं, आप अभी एक ड्राफ्ट बिल है मान लो कोई, आपको उसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता, तो आप अपने क्या ओपिनियन रेस करोगे बताओ उस साइट पर जाकर। बजट आया, ऐसे ही निकल गया, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे इस बार मुझे बताओ बजट कब आने वाला है, बजट कब आएगा? आज कितनी हो गई है, 19 जनवरी हो गई। हाँ, बजट बताओ कब आने वाला है? 1 फरवरी। और इकोनॉमिक सर्वे 31 है ना? गलत, नहीं आएगा, ना बजट आएगा ना इकोनॉमिक सर्वे आएगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है ये। इंटरिम बजट आएगा शानी, जैसा कि आपने बोला, वेरी गुड, कि जो सरकार की जो करंट पॉलिसीज जो अभी चल रही हैं उसको, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि उसका खर्चा ना रुके, पैसा ना रुके, राइट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो चाबी है, जो जिससे पैसा निकालना है, वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स ना रुके, है ना। अब जब नई सरकार जब फॉर्म हो जाएगी फाइनली इलेक्शंस के बाद, तब वो अपना बजट लेकर आएंगे और इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे, है ना, ये रूल होता है ना। अब देखो, बजट के बारे में क्या जानोगे जो तुम्हें यही नहीं पता कि बजट कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको वो नहीं कर रहा हूँ, वो तो चलो ठीक है, इलेक्शन ईयर है, वो हमें आप सबको पता है कि 1 फरवरी को आता है, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है। लेकिन बात यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ, हम सब सोसाइटी के मेंबर हैं, सब कुछ है, लेकिन अब आपका पैसा है, वो आपके ऊपर खर्च होना है, आपके लिए स्कीम बननी है, पूरे साल सरकार एडवांस में बताने वाली है कि उसका प्लान क्या है, ठीक है। तो वो सिविल सोसाइटी के पार्ट होना चाहिए पर्सन को, लेकिन वो नहीं हो पाता, इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी की जो स्टडी है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी को कई लोग ये कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है तो एकदम से आप बैठे बैठे एक बंद कमरे के अंदर तो अपने ओपिनियन डेवलप नहीं कर सकोगे। तो एक पर्सन को हैबिट इनकलकेट करनी चाहिए कि वो टेलीविजन देखे या न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है। लेकिन वो चीज़ ना, कई थ्योरिस्ट या कुछ फिलोसफर्स आप मान लो, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ही मान लो, वो क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को कि जो न्यूज़पेपर हैं या प्रिंट मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आजकल मतलब चटपटी खबर, मसालेदार खबरों का एक माध्यम बनकर रह गया है, ठीक है। कि एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस को के बारे में बताना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना, कोई ऐसे मुद्दे बताना जो कि बहुत लोकलाइज लेवल पर हैं, कि चोरी चकारी हुई थी, चेन स्नैचिंग के मामले बढ़ रहे हैं, औरतों के साथ हरेसमेंट हो रही है, वो ओपिनियन कलकेट करने का काम नहीं करती, उसका काम है टीआरपी बटोरने का। अब जब ये मीडिया की रेगुलेशंस के ऊपर हाँ, क्या कह रहे हो आर्यन? हाथ क्यों रेस कर रहे हो, क्या हो गया? हाँ, कोई नहीं। तो मीडिया के ऊपर रेगुलेशंस लगाने के ऊपर, या फिर मीडिया जो है वो कितना एथिकली काम करे, इसके लिए बहुत ज़्यादा माहौल गर्मा गर्मी वाला चल रहा था 2014 15 के आसपास, और 16 में भी, ठीक है। इन 3 साल इंटरनेशनल मीडिया एथिक्स के ऊपर बात चल रही थी, और उसी के चलते आप एक कमीशन का नाम ही याद कर सकते हो, यूपीएससी ने पूछा था, देखो कोई इसका आंसर नहीं कर सकता था उस टाइम पर। यूनेस्को की यूनेस्को की एक बॉडी है, मैकब्राइड कमीशन। यूनेस्को की एक बॉडी है मैकब्राइड कमीशन, इसका काम है मीडिया रेगुलेशन का। यूपीएससी ने क्या करा था 2016 के मेंस में पूछ लिया था इस सवाल को, ठीक है, और कोई इसको आंसर कर नहीं पाया था। ये क्वेश्चन था 2016 के मेंस का, ठीक है, जीएस पेपर 2 आईआर के पर्सपेक्टिव से पूछा था, कोई इसको आंसर नहीं कर सकता था। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैकब्राइड, ये लिखा ना मैंने, हाँ ठीक है, मैकब्राइड कमीशन ऑफ यूनेस्को।
व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन दीज। अब इंडिया की पोजीशन तो तब बताओगे ना जब ऊपर मैकबेथ कमीशन पढ़ाओ। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये भी आपको एक अच्छा एस्पिरेंट बनकर एथिकल क्वालिटीज के साथ आपको छोड़ने चाहिए। ट्रस्ट मी, यूपीएससी आपको हर एक लेवल पे चेक करता है। कई लोगों से आप मिलोगे, वो बोलेंगे नहीं हम कुछ ना कुछ तो उसके बारे में लिख सकते थे, वो कर सकते थे। कुछ नहीं कर सकते थे आप इसके बारे में, फालतू की बातें, ठीक है। इवन जिन लोगों ने पब्लिक पॉलिसी के ऊपर पीएचडी तक कर रखी है ना, उनको भी नहीं पता था कि मैकबेथ कमीशन क्या होता है, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू ये निकाल कर एक क्वेश्चन लाया गया था। ऐसे ही जीएस पेपर 3 में उसी साल 2016 में ही, जैसे मतलब मान लो कि 1 और 2 पेपर आपका आ जाए, 3 और 4 कर ले, तो एक क्वेश्चन आता है उसके अंदर एलिलोपैथी। ये 2016 का ही क्वेश्चन है, उसी साल का। व्हाट इज ये तो अभी मॉडल आंसर करके अपना कोई एकेडमी दे रही है, छोड़ो इसको। ये देखो, व्हाट इज एलिलोपैथी, डिस्कस इट्स रोल इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर। जीएस पेपर 3 इसमें कहीं मिलेगा एलिलो, ये रहा। What is allelopathy? Discuss its role in major cropping system of irrigated agriculture। ये भी 2016 का क्वेश्चन, और मैकब्राइड भी 2016 का क्वेश्चन। ये जीएस पेपर 3 का था, वो 2 का था। आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में कुछ भी। आपके अंदर इतनी एथिकल क्वालिटी होनी चाहिए कि यस, इन जिन क्वेश्चंस के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो उसको छोड़ दो। और ये काफी रिवॉर्डिंग होता है रहते देन कुछ भी लिखने से। तो इफ वी सिंपली एक्सप्रेस आर्बिट्रेरी प्रेफरेंसेस, वी विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। मतलब देख रहे हो कि वो कह रहा है कि अगर आप इन्फॉर्म्ड सिटीजन नहीं हो और कुछ भी लिखते जा रहे हो, तो ये काफ़ी इफेक्टिव नहीं होने वाला। और उसकी वजह से क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग सिर्फ बिना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के या कुछ भी करते हुए आपको सिर्फ चुप कराने की कोशिश करते हैं। इससे रिपरकशन क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। सेकुलरिज्म के अंतर्गत ध्यान से देखना, इसको आप एग्जांपल को यूज कर सकते हो। देखना, जब आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होते हो ना, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते हो, कुल्हाड़ी सामने पड़ी होती है, आप खुद जाके उस पर कूद जाते हो। कैसे? रियलिस्टिक एग्जांपल से प्रूव करता हूं। सेकुलरिज्म और आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के 25 टू 28, ठीक है। अब देखना मैं यूट्यूब पे क्या लिख रहा हूं। मुस्लिम मैन फोर्स्ड टू से जय श्री राम। कुछ साल पहले की खबर है ये खबर देखो एक बारी। मुस्लिम मैन मेड टू चैंट जय श्री राम इन मध्य प्रदेश, टू अरेस्टेड, पुलिस ने कहा। ठीक है, देख ली खबर। अब सुनो ध्यान से। देखो क्या है, अगर वो जो दो बंदे थे हिंदू लोग, एक मुसलमान से जय श्री राम जबरदस्ती कहलवा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो मुझे बताओ, ये मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है कि नहीं है? उस पर्सन के, उसको नहीं बोलना। बात सिर्फ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की नहीं है, लेकिन उसके अंदर राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू रिमेन साइलेंट भी आता है कि नहीं आता है? और आपको जिसका बोलने का मन होगा, जिसका नाम लेने का मन होगा, वही तो बोला जाएगा कि आपकी विशेष के अगेंस्ट कोई भी कैसा भी नाम आपसे बुलवा सकता है, या किसी भी धर्म के अंदर आपको फोर्स करा जा सकता है। बताओ, गलत कर रहे थे दोनों लोग इस मुस्लिम आदमी के खिलाफ। अब वो समाज के पार्ट तो हैं, समझने की कोशिश करो, समाज के पार्ट तो हैं, लेकिन अगर वो इन्फॉर्म्ड नागरिक होते ना,
तो उनके साथ ये हुआ नहीं होता। दोनों को 6 से 8 महीने की जेल हो गई विदाउट बेल। दोनों को 6 से 8 महीने की जेल हो गई विदाउट बेल। जिंदगी में वो जेल जाने से बच सकते थे अगर उनको अपने राइट्स के बारे में पता होता। तभी वो आपसे कह रहा है ये राइटर कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए। अब पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं कि किताबें के पढ़ना चाहिए, मैंने आपको सारे हथकंडे बता दिए कैसे। एटलीस्ट यू शुड बी अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी। वैसे तो सोसाइटी के मेंबर सब लोग हैं, इन्फॉर्म सिटीजन बनो। ताकि देखो यहां पर ये लाइन देखना कितनी इंपॉर्टेंट है। इफ वी सिंपली एक्सप्रेस आर्बिट्रेरी प्रेफरेंसेस, क्या करा इन्होंने? जय श्री राम के नारे लगवाए आर्बिट्रेरी वे में, इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली कैसे? 6 से 8 महीने की जेल टर्म को इन्वाइट करके अपनी जिंदगी में। ऐसे आपको पता है कि आपका जो वो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो चीज ठीक है, लेकिन क्या आपको ये राइट देता है कि आप बिना किसी की परमिशन के उसकी फोटो को अपलोड कर सको? मैं वो नहाने वाला एग्जांपल यूज नहीं कर रहा, मैं जर्नली फोटो की बात कर रहा हूं। आपने पूरे कपड़े पहन रखे हैं भाई, लेकिन फिर भी आपसे कोई बिना पूछे आपके कंसेंट के बिना कोई फोटो लेकर आपकी अपलोड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी सर्कुलेट हो सकती है किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक और बात, आप कुछ ऐसा आर्टिकल या ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या जिससे पर्सन की जो इमेज है वो टार्निश हो जाए या उसकी रेपुटेशन हार्म हो? बिल्कुल नहीं। और इसके लिए कोर्ट में आप केस लड़ सकते हो कि अगर आपके मान को हानि पहुंची है, आपके मान सम्मान को हानि पहुंची है, आप उसको कहते हैं ना रेपुटेशन के लिए, आपकी जो रेपुटेशन हार्म हुई है, आप उसके लिए केस लड़के आप कंपनसेशन सीख कर सकते हो। हिंदी में इसको बोलते हैं मानहानि का केस। सुना है आपने ये चीज? मुंह मांगी रकम आप उसके अंदर मांग सकते हो। क्या कह रहे हो? डिफेमेशन। मैं वही कह रहा हूं, हाँ, मतलब मैं नॉर्मल सबको बता रहा हूं, मानहानि का केस, आपके मान को हानि पहुंची है। अब जिस पर्सन के खिलाफ कोर्ट ने सुनवाई कर दी कि यस, तुम्हारी बातों की वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारी फोटो अपलोड करने की वजह से एक पर्सन सुसाइडल हो गया था या हो गई थी और इसके मान को ठेस पहुंची है, मानहानि का केस जो इस पर्सन ने कर रखा है, इसके अंतर्गत तुम इसको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जिसको देने पड़ेंगे वो तो ठुक गया। वो 25 लाख रुपए अपने बचा सकता था अगर वो एक इन्फॉर्म नागरिक होता। अब जैसे क्या है, एक लास्ट एग्जांपल, और मैं एक इंटरनेशनल कंट्री के साथ रिलेट करके लास्ट एग्जांपल आपको बता देता हूं। सिंगापुर और इंडिया। इंडिया के अंदर आप पान तंबाकू खाते हो, कहीं भी थूकते चलते हो, कहीं भी स्पिट करते चलते हो, कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। च्युइंगम खाई, आपने थूक दिया। सिंगापुर में पहली बात तो च्युइंगम जो है वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस में मिलती है, और वहां पर स्पिटिंग के ऊपर, स्पेशली च्युइंगम ईटिंग के ऊपर ना बहुत तगड़ा फाइन है, बहुत तगड़ा फाइन है। और वो फाइन इतना लगेगा, इतना ज्यादा लगता है कि अगर आप उसको कंपेयर करो कि इंडिया से, इंडिया में रहते हो, अगर आपकी जेब से रकम कितनी जा रही है, आप जिंदगी में ना वॉशरूम में भी जाकर स्पिट नहीं करने वाले, आप थूकना भूल जाओगे, इतनी तगड़ी पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। लेकिन यहां पर जो चीज जब तक चल रही है तब तक वो चल रही है। तो इफ वी सिंपली एक्सप्रेस आर्बिट्रेरी प्रेफरेंसेस, we will it will not be very effective, but if we are thoughtful and mature we can use the new media to discuss and express our common interest। ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने मीडिया के बारे में भी बता दिया आपको कि मीडिया भी एक चटपटी मसालेदार खबरों का एक माध्यम बन चुका है और उसकी रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी मैंने आपको बता दिया, यूपीएससी का क्वेश्चन भी बता दिया उसके साथ कि यूपीएससी ने पूछा था। आप इसको कर नहीं सकते हो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यूपीएससी इस तरीके की जो चीजें पूछ रहा है ना, मैकब्राइड कमीशन, एलिलोपैथी, अब आ तो गए हैं वो क्वेश्चन, तो वो उसको कोई कर नहीं सकता था उस टाइम पर। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए पहले आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करना होगा। आप ये देखोगे, बहुत क्लोजली मॉनिटर करोगे कि यूपीएससी ने जो सवाल मेंस और प्रीलिम्स के अंदर एक टाइम पर पूछे सबसे पहली बार, जिसके बारे में कभी कोई किसी का आंसर नहीं था, यूपीएससी वांट्स कि आप उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़कर आओ।
आगे वाले अटेम्प्ट्स के लिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी कर आ रहे हो, आपको वो स्टेटमेंट की फॉर्म में या किसी किसी क्वेश्चन के एक मतलब मान लो कि किसी एक एस्पेक्ट की फॉर्म में वो क्वेश्चन का बेस आपको दिखेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मान लो 2024 का आपका प्रीलिम्स है, उसके अंदर कोई शॉकिंग बात नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैकब्राइड कमीशन या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिलोपैथी। अब ये मेंस के क्वेश्चन थे, इसके बारे में किसी के पास उस टाइम पर कोई आंसर नहीं था, लेकिन यूपीएससी वांट्स के हमने पास में डाल रखा था, तो आपको इसके बारे में कम से कम पढ़ता होना चाहिए, 250 वर्ड्स का कंटेंट तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट मेंस जितना, और उसी के अंदर आपके प्रीलिम्स के फैक्ट्स के बारे में कवर होने चाहिए। ठीक है, तो एज सिटीजन वी आर अ बिट लाइक ऑडियंस इन अ म्यूजिक कंसर्ट। हम लोग यहाँ पर मेन परफॉर्मर तो नहीं है, वी आर नॉट द मेन परफॉर्मर्स इंटरप्रेटिंग द सॉन्ग एंड मेलोडी, लेकिन बट वी सेट द एजेंडा एंड अप्रिशिएट द आउटपुट एंड पुट इन द न्यू रिक्वेस्ट। तो राइटर आपको यहाँ पर सिर्फ एक स्टोरी दे रहा है समझाने के लिए, ठीक है, पढ़ लो एक बार के लिए, कुछ नहीं जाता। तो कह रहा है कि आपने कभी नोटिस करा है क्या कि म्यूजिशियंस हैं, दे परफॉर्म बेटर व्हेन दे नो द ऑडियंस इज नॉलेजेबल एंड अप्रिशिएटिव। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप इस सिंगर को जानते हो? बोहेमिया को जानते हो? आजकल जेनजी जनरेशन का एक फेवरेट सिंगर आया है आजकल दिल्ली वालों का, उसका नाम आई थिंक पता नहीं क्या सीधे मौत है या पता नहीं क्या है। ठीक है, अब ये काइंड ऑफ एक तरीके से रैप म्यूजिशियंस है। ठीक है, एग्रीड। ये जाकर अगर पंजाब के, वेस्ट बंगाल के, एमपी के किसी एक विलेज एरिया में जाकर परफॉर्म करेंगे तो क्या इनको एप्रिसिएशन मिलेगी या फिर गालियां पड़ेगी, लोग हंसेंगे? गालियां पड़ेंगी। अब चलो उल्टा कर देते हैं, गांव के लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं भरतनाट्यम को, डांसिंग परफॉर्मेंस को, भरतनाट्यम को, या फिर तबला प्लेयर्स को, ठीक है, या फिर फ्लूट प्लेयर को, बांसुरी कोई बजा रहा है। ठीक है, अब ऐसा पर्सन अगर आजकल के जो फर्स्ट ईयर के जो लौंडे लौंडी हैं उनके कॉलेज में पहुंच जाए परफॉर्म करने, तो कितनी भीड़ जमा होगी एज कंपेयर टू अगर वहां पर हनी सिंह, बोहेमिया या सीधे मौत आ जाता तो? बहुत कम होगी ना, लोग बोरिंग बोलेंगे ना, किसको बुला लिया, क्या बुला लिया, है ना, हमें नहीं पसंद ये कल्चर की पुराने जमाने की चीजें और वो चीजें। कॉलेज में एक इंप्रेसिव परफॉर्मर किसको समझा जाएगा? अगर लड़कियों के सामने किसी को टशन मारना है तो किसको इंप्रेसिव परफॉर्मेंस समझा जाएगा? एक लड़का जो कि गिटार बजाना जानता हो, ठीक है, कैंटीन में वो गिटार बजा रहा है, या फिर कोई बंदा जो तबला बजा रहा है, बताओ आजकल के जमाने के हिसाब से। गिटार, ये चीज है, वो आपसे ये कह रहा है। ठीक है, तो सो ऑल्सो एन एजुकेटेड एंड विजिडेंट सिटीजनरी मेक्स दोज हु प्ले पॉलिटिक्स मोर पब्लिक स्पिरिटेड। तो वो आपको ये कह रहा है जस्ट लाइक कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो आपको पता होती है व्हेन यू आर अ म्यूजिशियन या फिर सम और दी अदर परफॉर्मर, इसी प्रकार से हमारे देश में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है राजनीति को लेकर, राजनीतिक माहौल को लेकर, और बाहर नहीं क्या राजनीतिक माहौल या राजनीति, अपने अधिकारों को लेकर, जो कि अल्टीमेटली राजनीति के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, प्रॉपर राजनीति तो नहीं, लेकिन मैंने आपको इस चैप्टर में पहले ही बताया था, इस चैप्टर में राजनीति को इंडिया की राजनीति से कंपेयर मत करना। ये चैप्टर इंडिया पर स्पेसिफिक नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरी है, जो पूरी की पूरी बुक है इंडिया के बारे में है ही नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी तो जनरल आइडियाज हैं पॉलिटिकल फिलोसफर्स के। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लो ये अक्सर एक कॉमन मुद्दा इंडिया का, पार्क के अंदर एक कोई कपल बैठा हुआ है, ठीक है, दे आर स्पेंडिंग टाइम ईटिंग समथिंग, लाफिंग, ठीक है, एंड होल्डिंग हैंड, हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, उनकी मर्जी, वो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जैसे ही यहां पर पुलिस आएगी, ये जो कपल है दे विल गेट नर्वस।
और अगर पुलिस ने ये बोल दिया अपने पापा मम्मा को कॉल करो, ठीक है, तो आप क्या हो, आप पढ़े लिखे हो, 96% हो आप, कॉलेज होल्डर, रैंक होल्डर, स्कूल में आए आपके इतने मार्क्स, लेकिन यहां पर क्या है, आप ना एक चीज से चूक गए, आप सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सके। अगर आप होते तो आपको यह पता होता कि आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आपकी बंदी की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, दोनों अच्छा, दोनों अच्छे परिवार से हो, घर से हो, ठीक है। बस यहां पर क्या है कि आप अपने घर पे बताकर नहीं आए, लेकिन पुलिस वाला फोन करके कहेगा कि आपकी बेटी किसी एक लड़के के साथ घूम रही थी हाथ पकड़कर, या आपका बेटा जो है वो ऐसे घूम रहा था, तो आपको लगेगा यार मैं तो कॉलेज का बोलकर आया हूं, मैं तो स्कूल का बोलकर आई थी, ऐसा ऐसा था वैसा था, तो खड़े खड़े बंदे की पैंट गीली हो जाए, ऐसा माहौल हो गया। लेकिन अगर आप सिविल सोसाइटी का पार्ट होते तो आपको पता होता कि पुलिस वाले कभी भी, पहली बात के लिए, इस चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकते, आप पुलिस के खिलाफ काउंटर कंप्लेंट कर सकते हो इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आप अपनी बंदी से बोलो टू कॉल लेडी पुलिस, विमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, इसका नाम लो और इसके खिलाफ कंप्लेंट करो, और आप अपनी काउंटर पुलिस बुलाओ 100 नंबर कॉल करके उस टाइम पर, और बोलो हम क्यों बुलाएं, हमारे पास तो ये राइट है, हम क्या गलत कर रहे हैं बताओ, वीडियो दिखाओ, कुछ भी बताओ, और प्रॉपर तरीके से अगर वो थाने में जाने को बोले वो बुलाओ, और एक ही बात के ऊपर अटक के रहो कि हम तो नहीं बुला रहे, आपको जो हो सकता है कर लो, और ये वाली बात आप कोर्ट में बोल देना। वो भागता ना नजर आए ना तो फिर बताना पुलिस वाला। एक बात याद रखना, आईपीसी जो कि अब चेंज हो चुका है, लेकिन उसकी धारा में अभी भी ये है, जैसे क्या हुआ था, एक केस देखो, ये भी एक सिविल सोसाइटी का एक केस दिखा रहा हूं मैं आपको, कौन सा मैच था ये अभी, लेडी पुलिस स्लैप्स मैन इन स्टेडियम, ये एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस जरा। ये अभी वर्ल्ड कप का कोई मैच चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का, कब की बात है, 3 महीने पहले, हाँ, जो अभी वर्ल्ड कप चल रहे थे उसके टाइम की बात है। तो ये एक पर्सन जो है ये एंजॉय कर रहा था, या इसकी तू तू मैं हो जाती है इससे पुलिस ऑफिसर, तो ये हंसी मजाक में, जैसे मतलब फ्रैंक होकर अपन लोग जवाब देते हैं हंसी मजाक के चक्कर में, अभी भाई पूरे दिन से काम करके थकी होगी, अपना जो भी ड्यूटी व्यूटी लगी होगी, ये लोग भी तो इरिटेट हो जाते हैं पुलिस वगैरह वाले। लेकिन इस लेडी पुलिस ने करा क्या, सबसे पहले देखना एक्शन क्या हुआ इसका। उसने चाटा मार दिया, तो उसने भी बदले में खिंचाकर मार दिया इसको। उसने बोला कि आप कैसे हाथ लगा रहे हो, जैसे उसने पहले, जैसे चाटा उसने पहले मारा, ठीक है, गलत करा उसने, कि हाथ उठाने का तो अधिकार नहीं है, ठीक है, गाल पे खिंचा के उसने चाटा मारा लेडी पुलिस ने। और इसने क्या करा लड़की ने, कि उल्टा उसको भी मारा। अब क्या है, आप ये कहोगे कि मेरे अधिकार वंचित हो रहे थे, मैं अपने अधिकारों से वंचित हो रहा था, हो रही थी, पुलिस वाले का भी क्या रोल बनता है वो करने का। यहां पर आप, अब उसने एक गर्मा गर्मी में छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। जो कंप्लेंट हुई थी ना थाने में, वो सेटलमेंट हुई थी, क्योंकि केस लड़के के खिलाफ जा रहा था, सामने वीडियो प्रूफ है आपके पास कि ये लेडी पुलिस ने गलत करा है। लेकिन ये आईपीसी, सीआरपीसी और ये जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनके अंतर्गत एक चीज लिखी हुई है कि अगर पुलिस वाला कभी भी सामने से आपके ऊपर हाथ उठाए, कोई सा भी पुलिस वाला, अगर बस उसने खाकी वर्दी पहन रखी है, ठीक है, आप सबसे पहले उसके लिए काउंटर कॉल करो, आप कभी भी उस पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपने हाथ उठाया, उसने आपको लहूलुहान कर दिया मार मार के, लेकिन अगर आपने हाथ उठाया तो केस आपके खिलाफ जाएगा। अब क्या आप कहोगे गलत है, यस, एथिकली इट इज रॉन्ग, एथिकली इट इज रॉन्ग कि सामने वाले आपको मार रहा है, आप डिफेंड में अपने आप को बचा रहे हो, लेकिन ये डिफेंड की चीज ना अभी भी पुलिस के दायरे से बाहर है। आप हाथ नहीं उठा सकते, आप ना 100 नंबर कॉल कर सकते हो, आप आर्ग्यूमेंट कर लो जितनी मर्जी। हाँ, एक काम अभी और अलाउड हो गया कि आप ना वीडियो बना सकते हो, अपना फोन निकाल के, पुलिस वाले आपका फोन नहीं छीन सकते, अगर उन्होंने छीना तो अगेन ये एक कॉल करने का एक माध्यम है। पुलिस वाले कभी भी याद रखना, कितनी भी आपके साथ बदतमीजी कर रहे हो, कितनी भी बदतमीजी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कभी भी ना हाथ मत उठाओ। एक तो अगर उसने हाथ छोड़ भी दिया है,
आप ना उस टाइम के लिए सहन कर जाओ उस चीज़ को, और सामने वो कॉल नहीं करने दे रहे, आपको मोबाइल सुना कर रख लिया या फिर स्विच ऑफ करवा लिया, आप कोई बात नहीं, सहन करते रहो। क्या है, आप ना जैसे आप हमेशा अपने एरिया के अंदर डीसीपी ऑफिस जाओ, ठीक है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस जाओ और उसकी कंप्लेंट करने एक लेटर लिखकर। उसमें लेटर लिखने के बाद डीसीपी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन। ये मत सोचना कि उसका पुलिस का वो बंदा है तो वो कुछ नहीं करेगा। और इसके बाद आप जाकर फिर अपना कोर्ट में भी केस जो है फाइल कर सकते हो, और कि ऐसा ऐसा वो करा गया, और कोर्ट ना इस चीज के ऊपर आपकी तारीखें नहीं बढ़ाएगा, ट्रस्ट मी, कोर्ट कोई तारीखें नहीं बढ़ाएगा। और कोर्ट जो है उसको सस्पेंड तो बहुत मतलब छोटी सी बात है, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख देगा उस पुलिस वाले की। बस प्रोवाइडेड ये कि आपका आपका जो रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए, आपने कुछ ना कर रखा हो, ठीक है। और इस केस में जैसे पार्क के अंदर ये वाला केस है या कुछ भी केस है, तो आप इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन जैसे नॉर्मल सी बात कर ले कि कपल जो है वो टाइम स्पेंड करने गए हैं भाई, वो मेकआउट करने गए हैं और ओयो में जाकर पकड़े गए हैं वो, ठीक है। और यहां पर अगर पुलिस की रेड पड़ जाती है, इस केस में भी आप ये कह सकते हो कि प्राइवेट टाइम स्पेंड करना, हमने अपनी आईडी सबमिट कर रखी है, हम प्राइवेट जगह पर एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इट डज नॉट मीन कि हम अपने पापा मामा को कॉल करें। क्यों करें? आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। हमने कोई पब्लिक प्लेस में जाकर डिसेंसी किसी मोरालिटी को हर्ट नहीं कर रहा है। और स्पेंडिंग टाइम इन द प्राइवेट स्फेयर इट इज अलाउड। जब लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हम प्राइवेट स्फेयर में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। अगर पुलिस वाले उस टाइम पर जबरदस्ती करे, जाती करें या जो भी करें, आप एक काउंटर कॉल करके उनके खिलाफ कंप्लेंट करो। और सबसे पहले तो इस केस में एक इन्फॉर्म नागरिक यही होता है। देखो, ज्यादातर ना ऐसा एक्शन मेल पुलिस वाले लेते हैं, ठीक है। लड़कियां उस टाइम पर डर जाती हैं, और लड़की क्या करने लगते हैं, प्रोटेक्ट करने लगते हैं अपनी बंदी को कि अरे नहीं नहीं बेबी तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे घर पे कुछ नहीं होने देगा। वो फिर रोने लगती है, मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट है, मेरी मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट है। उस केस में आप अपनी बंदी को ही स्ट्रॉन्ग पिलर करके सामने खड़े हो कि तू कॉल कर विमेन हेल्पलाइन नंबर पर, और वो पुलिस वाला रोते ना नजर आए ना, आपके पैर गिड़गिड़ाते नजर ना आए, आप नाम बदल दो उस चीज का फिर, ठीक है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, आज के बाद आपको भी कुछ कुछ नए पर्सपेक्टिव मिले होंगे। अब जैसे आपको ये भी पता लगा होगा ये एथिकली तो गलत है, जो उसने स्टेडियम में जो बंदी ने मारा उसको, उसने दोबारा मार के अपने खिलाफ केस कर लिया था, उसको शांत रहना चाहिए था। टेम्पर, देखो गुस्सा एक अच्छी चीज होती है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के स्फेयर में आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना गुस्सा किस प्रकार से निकालना है। लीगल एक्शन वो ले सकता था और उसको सस्पेंड करवा सकता था, ठीक है। और पब्लिक प्लेस पे मारा, रेपुटेशन को मेरी हानि करी, इवन टर्मिनेट तक बात आ सकती थी लेडी पुलिस ऑफिसर के। ये बहुत बड़ा केस हो जाता है। कोर्ट इस चीज को बहुत रिकॉग्नाइज करता है कि पुलिस वालों ने आपके पब्लिक प्लेस पे मारा, ये मारा, आपकी रेपुटेशन को हार्म करा। कोर्ट ना हमेशा ऑफिसर्स के सिटीजन्स के दायरे में रहकर बात करता है। उनको पता होता है कि ऑफिसर जो वर्दी में, जो ड्यूटी में है, उसके पास पावर जाता है, तो जो पर्सन पावर में जाता है उसके सामने हमेशा सामने वाली पार्टी चुप ही रहेगी, ठीक है। तो थर्डली, अब मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब आपसे देखो, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, तीनों के एग्जांपल बता दिए मैंने आपको। जय श्री राम की चैंटिंग करवाना, इक्वालिटी बता दी, और ये फ्रीडम बता दी, ओयो में जाना या फिर पार्क में अपनी बंदी को लेकर घूमना, ठीक है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट इशू नहीं है। इन आवर लाइव्स वी डेली इनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस सॉर्ट्स इन फैमिलीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा। और हमें भी प्रेजुडिस होती है बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो कि हमसे अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, क्लास एक्सेट्रा। जैसे मान लो कि एक लड़की है, उसने हेलमेट नहीं लगा रखा, उसके पास गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, आरसी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और उसने ठोक दिया किसी को। फिर भी एक सोसाइटी में जनरल धारणा एक ये बनेगी जनरल धारणा कि यार मत कर, इसके साथ कलेश मत कर, ये ना लेडी है, चिल्ला पड़ेगी, ठीक है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे फ्रेंड की गाड़ी की लड़की ने ठोक दी। वो भी गाड़ी में था, फ्रेंड भी, और वो लड़की भी गाड़ी चला रही थी, 4 व्हीलर, ठीक है। गाड़ी ठोक दी उसने। गाड़ी साइड में आगे चलकर लगाई, इसकी गाड़ी है, इसने आगे चल के गाड़ी लगा ली ताकि वो लड़की भगना जाए। और उससे कहता है कि आप मेरे खर्चे की भरपाई, ये जो नुकसान हो उसकी भरपाई करो, खर्चा दो, मुझे नहीं पता। तो वो भागने लगी। इसने क्या करा, इसका हाथ पकड़ लिया लड़की का, मेरे फ्रेंड ने, कि तू भाग कर दिखा।
तो कहती मेरा हाथ छोड़ दे, मैं जोर जोर की चिल्ला चिल्ला के भीड़ इकट्ठी कर लूंगी। उसने कहा कर तू भीड़ इकट्ठी, मैं भी देखता हूं, तेरे पास लाइसेंस है, तेरे पास गाड़ी के कागज पड़े हैं, सीट बेल्ट लगा के तू गाड़ी चला रही थी। और जो भीड़ आई उसने भी लड़के का साथ दिया। अब जैसे ही पुलिस कंप्लेंट करने लगा तो वो डर गई और 10,000 रुपए देकर चली गई उसको। अब पहले क्या कह रही थी, मेरा हाथ छोड़ दे, मैं चिल्ला चिल्ला के पुलिस बुला लूंगी, ये भीड़ इकट्ठी कर लूंगी मैं। ठीक है, तो अब ऐसे इवेंट से होता क्या है, ये तो एक इवेंट हुआ। अब ऐसे इवेंट से क्या होता है, एक प्रेजुडाइज आ जाती है लोगों के लिए, दूसरे जेंडर के प्रति, दूसरे कास्ट के प्रति, दूसरे रिलीजन के प्रति। ठीक है, जनरली यही तो होता है कि बंदी है। अब आप एक चीज हंसी मजाक में सुनते होगे, बंदी गिरेगी तो 10 लौंडे उसको उठाने के लिए पहुंच जाएंगे, सिंपैथी देने के लिए। एक बंदा कहीं स्कूटी या बाइक से गिरेगा तो लोग उसको पड़े रहने देंगे। तो भाई लड़कों को स्कूटी बाइक कैसे चलानी है कि अपना भी बचाव करना और किसी बंदी से भी बचाव करवा के चलवाना है अपना। और बंदी पापा की परिया बन के खुले आम, भाई हमारे बाल ना बिगड़े तो हम हेलमेट क्यों लगाएं, हमारे जेब भारी हो जाती तो हम लाइसेंस या फिर वो लेकर क्यों घूमें, तो वो चला रही है। लेकिन ये प्रेजुडाइज वाली भावना है। मैं मेरी टोन में जो लड़की का मजाक उड़ाने वाली बात दिख रही है, एक प्रेजुडाइज वाली भावना है जो कि आपके मन में बिठाई जाती है मार्केटिंग के थ्रू। कैसे, यूट्यूब पे वीडियोस आई, रील्स आई, है ना, फनी वीडियोस आती हैं, तो उसमें हर कोई बंदी स्कूटी चला रही तो वो ठोकेगी, बंदी स्कूटी चला रही तो ये कलेश करेगी करेगी। अब 4 वीडियो आप देखकर क्या कहते हो कि लड़की जो है उसने ठोक दिया किसी को, और वो कहती है भैया देखकर तो चला लो, जबकि वो बंदा खड़ा हुआ था। तो ये मजाक उड़ाने वाली बात है। हर एक लॉजिकल जो पर्सन जो रोड पे चल रहा है, आप किसी के साथ ऐसा करोगे क्या कि आप खड़े व्यक्ति को आप मार दो और आप ये कहोगे कि यार आप देखकर नहीं चल रहे थे। ये चीज वीडियो में फनी वे में दिखाई जाती है, लेकिन एक जर्नल सिनेरियो बन जाता है कि लड़कियां पापा की परियां होती है, वो स्कूटी चलाना नहीं जानती हैं, वेमेन आर बैड ड्राइवर्स। और ये मूवीज में भी पोर्ट्रे करा जाता है। जैसे चलो ये तो लड़कियों की बात हो गई, पुलिस वालों को हमेशा निकम्मा, हरामखोर, दलालखोर, पैसे लेने वाला, रिश्वत लेने वाला ऐसा दिखाया जाता है, ये छवि प्रचंड करी जाती है। तो इफ वी फील ऑप्रेस्ड, वी वॉन्ट इट रिड्रेस, एंड इफ दैट इज डिलेड, वी फील वॉलेंट रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड। ठीक है, अब वॉलेंट रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड का मतलब ये होता है, जैसे बहुत बार ना पर्सन एंटी भी हो जाता है, अगर उसके राइट्स का हनन होता है, उसकी राइट्स की हानि होती है, वो सब चीज। अगर हम ऑपरेस फील करते हैं या फिर हमें लगता है कि रिड्रेस है और ये डिनाई होता है, तो पर्सन फील करता है वॉलेंट रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड। जैसे निर्भया के केस में पूरी भीड़ उमड़ पड़ी थी, तो सरकार जो है वो पॉस्को बिल लाने पर मजबूर हुई, एक्ट बनाया उसको, और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने। और कभी कभार जो लोग हैं जिनके राइट्स को सही टाइम पर रिड्रेस ना करा जाए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बता भी रखा है। मेरे घर के थोड़ा सा दूर एक एरिया है, वहां पर क्या हुआ था कुछ साल पहले, एक लड़के लड़की की लड़ाई हो गई थी। ठीक है, ऐसी स्कूटी आगे पीछे करते हुए, तो कलेश करके लड़की ने मतलब बेसिकली क्या करा कि मामला इतना पहुंच गया था कि लड़के को 3 दिन या 14 दिन जेल के अंदर रहकर आना पड़ा था। ठीक है, वो बहुत बड़ा मुद्दा पहुंच गया था। जैसे ही लड़का जेल से छूटा, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी कि भाई मेरा नाम खराब, मेरे खिलाफ केस लग गए, मेरी अब पढ़ाई का क्या होगा आगे, जो भी आया उस लड़के के दिमाग में। जैसे ही वो जेल से छूट कर आया, कुछ दिनों के अंदर उसने लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया। कहता है मेरे जीवन के साथ भी ये चीज जुड़ी रहेगी ना कि मैं हमेशा जेल होकर आया, अब तू भी अपने आप को जितने बार शीशे में देखेगी, तेरे को भी ये रिकॉल होगा कि तूने भी किसको जेल पहुंचाया था। तो बस तेरे साथ भी वो जिंदगी भर दब्बा जोड़ा है, मेरे साथ भी जोड़ा है, डन। अब कोई मेरे को पहुंचा दे जेल, अब मेरे को डर नहीं है जेल जाने का, अब मैं खुशी खुशी जाऊंगा। अब पढ़ो इस लाइन को, इफ वी फील ऑप्रेस्ड एंड वी वांटेड रिड्रेस्ड, एंड इफ दैट इज डिलेड, वी फील वॉलेंट रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड। ये होता है। If we are privileged, we deny that there is any opposition, even as our maids and servants struggle for dignity. ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि अगर हम ऑपरेस्ड है ना, अगर हम उन लोगों के साथ सफर कर रहे हैं,
तो हम अपने राइट्स के लिए अधिकार जो है वो चाहेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रिविलेज पोजीशन पर हैं, ठीक है, तो वी डिनाई दैट देयर इज एनी ऑपरेशन इवन एज आवर मेड्स एंड सर्वेंट्स स्ट्रगल फॉर डिग्निटी। तो हम कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं है, वो नहीं है। तो फिर जब आप प्रिविलेज्ड हो तो आप ये कहते हो, जैसे मतलब मान लो कि आपने अपनी काम वाली से काम कराया या किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी पर्सन से ऐसा कुछ करा, तो आप ना उससे ये कहोगे कि तू कौन सा फ्री में काम कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, हम तेरे को पैसे तो दे रहे हैं इस चीज़ के। अब इस केस में ये भी तो हो सकता है कि पर्सन की डिग्निटी भी, हाँ डिग्निटी तो छोड़ो, मतलब उसका बहुत ज़्यादा लेबर काउंट हो रहा हो, उसने आपके लिए एक्स्ट्रा काम कर रखा हो, छुट्टी ना लेकर वो आपके घर आया हो, लेकिन आपने उसको फेयर वेजेस नहीं दिए हो, ठीक है। समटाइम्स वी इवन फील दैट आवर सर्वेंट्स डिजर्व द ट्रीटमेंट दे गेट। वही वाली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पैसे तो दे रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हो क्या तुम काम करके, झाड़ू पोछा करके। तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली हमें ये बताती है कि अब जैसे आप उनके खिलाफ ऑपरेट कर रहे हो, अब यही चीज अगर आपके बच्चे के साथ हो कि आपका बच्चा कॉलेज से जबरदस्ती निकाल दिया जाए, आपका भाई बहन जबरदस्ती निकाल दिया जाए, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। फिर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे, प्रिंसिपल के पास जाओगे, डायरेक्टर के पास जाओगे, कोर्ट में जाओगे, ठीक है। लेकिन आप छूटते ही आपके घर में जो काम कर रहा है, कल से मत आना, तुम्हारा काम हमें पसंद नहीं आता। इनफॉर्मल सेक्टर है क्योंकि वो ये वाला काम, लेकिन तुम अमेरिका में नहीं कर सकते हो, ये बोल के दिखाओ कि कल से मत आना, वहां पर जेल हो जाएगी तुम्हें। वहां पर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं मेड के, सर्वेंट्स के, आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। और यही चीज अब पॉलिटिकल थ्योरी की यहां पर जरूरत क्यों है? अगर ये चीज उनको पता हो, ये चीज अगर उनको अच्छे से पता हो, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब काम करने वालों को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, या किसी का सपोर्ट मिल जाता है, दे फाइल कंप्लेंट, कोर्ट जाते हैं अपने उसके हक के लिए, और कंपनसेशन लेकर या तो बात सॉल्व होती है, या तो सामने वाले को जेल होती है, मालिक को। अब जैसे यही जो चीज है ना, घर में काम करने वाले को आप जबरदस्ती निकाल दो, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर जो यूनियन वर्कर्स हैं, अंबानी अदानी की फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। अंबानी अदानी कितने भी बड़े तोप हो, ये नहीं कह सकते कि कल से मत आना, हमें तुम्हारा थोड़ा पसंद नहीं है, हम तुम्हें नौकरी से जल्दी निकालने वाले हैं। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। और वर्कर यूनियन जब जुड़ते हैं आपस में, तो वो एक ऐसी वेव की तरह होते हैं कि एक आएगा तो सारे आ रहे हैं, एक जाएगा तो सारे जा रहे हैं, ठीक है। तो what political theory encourages us to do is to examine our ideas and feelings about political things। तो अगर हम उनकी तरफ ध्यान से देखें तो हम समझेंगे कि वी विल बिकम मॉडरेट इन आवर आइडियाज एंड फीलिंग्स। ये तो फालतू की बात है। फाइनली पॉलिटिकल थ्योरी की और रेलिवेंस क्या है? एज स्टूडेंट्स वी एंजॉय डिबेट्स एंड elocution competitions. We have opinions about what is right or wrong, just or unjust, but do not know whether they are reasonable or not. Only when we argue with others, हमें पता लगता है, we realize the need to defend them and seek out reasons and arguments. तो political theory जो है, it exposes us to systematic thinking on justice, equality, ताकि हम अपने opinions को polish कर सके, हवा में तीर चलाकर बातें ना करें, ठीक है। अब जैसे आप किसी पर्सन को एक वीडियो दिखाओगे, एक पर्सन छूटते ही कहेगा उस पुलिस वाली ने जो मारा उसको, मैं होता तो लहू लुहान कर देता उसको वहीं पर, कि वो हाथ कैसे उठा रही है। तो आप उससे कहोगे कि आप ये कर लेते? वो कहता हाँ, क्यों हाथ उसने पहले उठाया है, मैं पुलिस को जाके बताता, मैं कोर्ट में जाकर बताता। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, वो पर्सन हवा में बातें कर रहा है। पुलिस वाले अगर आपके साथ पहले भी हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, या जो भी मर्जी कर रहे हैं, लेकिन आप हाथ उठा सकते हो क्या? आज आपने क्या सीखा? आपके पास राइट है क्या बदले में उनको मारने का? चाहे भले वो कितना भी अत्याचार करे आपके साथ, नहीं है ना। रूल ऑफ लॉ की दिक्कत है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको तौर तरीके भी बताए, वो क्या है। तो आपका, अब जैसे आज ही मान लो आप में से कई सारे लोगों का ओपिनियन पॉलिश हुआ होगा, ठीक है, एंड यू विल आर्ग्यू इन अ इन्फॉर्म्ड मैनर एंड फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो जस्ट स्किल्स ऑफ डिबेटिंग रैशनली एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली,
दे आर लाइकली टू बी ग्रेट एसेट्स इन द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ऑर्डर। मतलब ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ऑर्डर मतलब आजकल की दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन है जो मिसयूज भी हो सकती है, मिसकम्युनिकेट भी हो सकती है, वहाँ पर आपको अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चैप्टर तो हमारा हो गया पूरा। ठीक है। अच्छा, बीच में आपको ना बॉक्स मिलेंगे कुछ कुछ, जिसमें मैंने आपको एक बॉक्स तो करवा दिया। मैंने आपको सोक्रेटिस, प्लेटो और उसके स्टूडेंट, ये जो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था सेफलस, इसके बारे में बताया था। ठीक है, उसकी बुक के बारे में बताया था मैंने आपको, द रिपब्लिक। लेकिन बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बॉक्स में है, वो आपके किसी काम की नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको मत पढ़ना। अगर वो इंपॉर्टेंट होती तो आपको मैं पढ़ा देता, लेकिन वो काम की नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही एनालिटिकल था। मैंने आपको बताया कि एक एक चीज़ के ऊपर हम चाहते थे उसको एक मतलब वन फ्लो में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको एग्जांपल दे देकर बहुत सारी चीज़ें बताई और एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत कहानियाँ पेली मैंने। लेकिन ऐसा सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में था, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर से आप डायरेक्टली जो अलग अलग आस्पेक्ट हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम वगैरह, वो आप प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। और रियल जो चीज़ें हैं, लाइक नेल्सन मंडेला, ऑन्ग सैन सू की आई, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, ठीक है, और केमल अतातुर्क जो कि टर्की का लीडर था, ये आपको रियलिस्टिक एग्जांपल दे देकर अब ये सारी चीज़ें समझा जाएंगी विद द मतलब थ्रू द लेंस ऑफ, थ्रू द आइज ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर जो था ये थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ओवर एनालिटिकल था, जिसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। मैंने वो सारी इंटरप्रिटेशन आपको दे दी हैं। अब बस आप एक बार रीड करोगे, मेरी लेक्चर को देख लोगे, बस आपका काम हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर से स्मूथली चलेंगी सारी चीज़ें। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।